नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज संडे है और स्पेशल वीडियो होगा ये आप लोगों के लिए। पीटी एग्जामिनेशन 13 दिसंबर को है, तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री और जो मिडेवल हिस्ट्री है उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे कि अंतिम समय में जब आप कुछ ही दिन बचे हुए हैं आपके एग्ज़ाम के, करीब में 40 दिन बचे हुए हैं आपके एग्ज़ाम के, 40-45 दिन, उस दौरान आपको किस प्रकार से और किन टॉपिकों पर फोकस करना चाहिए। ये वीडियो जो होगा ये एंशिएंट और मिडेवल को लेकर होगा। मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक ज़्यादा हैं, इसीलिए उसके अलग वीडियो होंगे। फिर ज्योग्राफी का भी होगा और इसी प्रकार से इकोनॉमिक्स और साइंस के भी होंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक जब मैं बताऊंगा तो 10 से 12 ही टॉपिक होंगे एंशिएंट और मिडेवल में, जिसको आपको फोकस करके पढ़ना है अंतिम समय में। फेस्टिवल के कारण आपकी पढ़ाई बर्बाद हो गई होगी, बिल्कुल ही लगभग में ना के बराबर में हो रही होगी। ठीक है, कोई बात नहीं, ये पहले से पता था आपको कि फेस्टिवल के समय पढ़ाई नहीं हो पाएगी। फिर भी कोशिश कीजिएगा कि पढ़ लें। 70 बीपीएससी एग्ज़ाम जो है ये जितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए एग्ज़ाम पर फोकस करके रहिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। फेस्टिवल अगले साल मना लेना आप लोग, वही सही रहेगा। सीटें हद से ज़्यादा हैं, फॉर्म कम डल रहे हैं उसके तुलना में, इसलिए अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा आपके लिए। पीटी में सबसे सेफ स्कोर की हम लोग बात करेंगे तो 100+ अगर आपके आएंगे, कोई भी पेपर हो, कठिन पेपर हो, आसान पेपर हो, तो भी अगर 100+ में आप जा रहे हैं तो आप मान सकते हैं कि आप बहुत ही सेफ़ हैं और अच्छा रहेगा आपके पीटी के लिए। 100+ स्कोर कर लेंगे तो पीटी लगभग में आपका हो ही जाता है। अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आज हम लोग जो इसमें पढ़ेंगे वो है कि भाई मिडेवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री, जिससे बीपीएससी में करीब में 15 सवाल आते हैं और 15 करीब में मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल आते हैं। इस 15 सवाल के लिए अंतिम समय में जब अब कुछ ही दिन बचा हुआ है तो रिवीजन के दौरान कौन से टॉपिक पर फोकस किया जाए और टॉपिक के पर्टिकुलर किस हिस्से पर फोकस किया जाए, ये जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो लगभग में 20 से 25 सालों का ट्रेंड देखा है मैंने, तब जाके ये वीडियो बनाता हूँ। ऐसे ही हवा में नहीं करता हूँ कभी भी। यूपीएससी का भी, यूपीपीएससी का भी, बीपीएससी का भी, सभी के ट्रेंड के अनुसार ये आपके बीपीएससी पीटी के लिए वीडियो होगा। सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री की ही हम लोग बात करेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उसको एक एक करके देखते चले जाएंगे कि एंशिएंट हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन सा होगा, जहाँ सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। पिछले 10 वर्षों का ट्रेंड देखेंगे तो एक टॉपिक ऐसा है जो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, सभी जगह पर कॉमन है और पूछा ही जाता है। 100% गारंटी होती है उस टॉपिक से पूछे जाने की। तो सबसे पहला टॉपिक कौन सा है तो हड़प्पा है, सिंधु घाटी जो सभ्यता है, इसका टॉपिक जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंशिएंट हिस्ट्री में। सबसे पहला टॉपिक, इसको क्या तैयार करना। अब ये टॉपिक तो बहुत ही बड़ा है। एक होता है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें नगर सभ्यता, नगर निर्माण की प्रणाली या विशेषताएँ क्या क्या थी, ये सब लिखना पड़ता है आपको। लेकिन पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या क्या पढ़ना है उसको ज़रा ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहला जो इसमें पढ़ना है वो है जगह, कौन कौन से जगह हैं और उनकी अवस्थिति क्या है। यानी कि जैसे हड़प्पा जगह है तो किस नदी के किनारे हैं, मोहनजोदड़ो है तो किस नदी के किनारे है, कहाँ पर स्थित है, ये वर्तमान भारत में है, वर्तमान पाकिस्तान में है। सबसे उत्तरी जगह मांडा है, तो सबसे दक्षिणी जगह सुतकांगेडोर है, सबसे पूर्वी जगह जो हरियाणा में है, और सबसे पश्चिमी जगह कौन सा है। इस प्रकार से आपको पढ़ना पड़ता है। सबसे दक्षिणी जगह दैमाबाद के करीब में होता है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि सबसे पहला आपको पढ़ना है जगह, दूसरा आपको पढ़ना है अवस्थिति उनकी क्या है कि कहाँ पर स्थित है, ये किस नदी के किनारे हैं। पहला हो गया यही चीज़। पीटी फैक्ट के लिए जब आप रिवीजन करने बैठते हैं तो ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत सारा सब्जेक्ट जो है रिवाइज करना होता है। तो सबसे पहले हड़प्पा संस्कृति में आप क्या पढ़ेंगे कि कौन कौन सी जगह है। एक मैप भी रहता है एनसीईआरटी में और सभी जगहों पर, और उनकी अवस्थिति क्या है, किस नदी के किनारे हैं, इसको आप पढ़ेंगे। वीडियो के अंत में मैं ये भी बता दूंगा कि प्रैक्टिस अंत समय में कहाँ से कर लें, अगर अभी तक नहीं किया तो भी आपका हो जाएगा। दूसरा जो पढ़ना है कहाँ से क्या मिला है। 65वीं बीपीएससी देखिए, 66वीं बीपीएससी देखिए, सभी जगहों पर देखेगा आपको एक तरह का सवाल कि कहाँ से क्या मिला है। जैसे कालीबंगा वाला सवाल जो है तो 66वीं बीपीएससी पीटी में पूछा गया था कि कालीबंगन से हमें क्या मिला है, जुता हुआ खेत टाइप का सवाल था तो पूछा गया था। तो कहाँ से क्या मिला है ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है इसमें। पहला क्या रखना है कि कौन सा जगह है, क्या अवस्थिति है और कहाँ से क्या मिला है। तीसरा जो है वो है एक विश्लेषण आधारित, यानी कि इस टॉपिक में क्या हो गया,
तो जैसे कंपेयर करना होता है, आपको कंपेयर कैसे करना होता है, पिछले साल ये 69 बीपीएससी में सवाल पूछा। ये तीसरा सेक्शन होगा, ये सबसे कठिन सवाल अगर इस टॉपिक से बनाया जाएगा तो यहीं से बनेगा वो। अब वो होता है कि भाई कंपेयर कर रहे हैं हम, किसका किसका कंपेयर कर रहे हैं, तो वैदिक उत्तर वैदिक को हम कंपेयर कर रहे हैं किससे, तो हड़प्पा से कंपेयर कर रहे हैं, हड़प्पा से कंपेयर कर रहे हैं। विश्लेषण में यही चीज़ आता है, वैदिक और हड़प्पा को कंपेयर करना होता है। जिसमें वैदिक काल में हम पढ़ते हैं क्या कि ग्रामीण आधारित जो व्यवस्था थी, और हड़प्पा क्या था, तो शहरीकृत व्यवस्था थी। वहाँ पर लोहे और घोड़े का उपयोग मिलता है हमें उत्तर वैदिक से, लेकिन हमें हड़प्पा में लोहा और घोड़ा नगण्य मात्रा में ही दिखते हैं। लोहा तो दिखता ही नहीं है, घोड़ा का एक जगह से मात्र प्रमाण मिलता है, अश्वाधारित केंद्रित नहीं था ये। तो ये जो 2-4 मैंने अभी आपको फैक्ट बताया, यही पूछा जाता है, उसमें भी यही पूछा जाता है। और क्या पूछा जाता है, हड़प्पा संस्कृति में पूजा पाठ देवत्व की अवधारणा जो थी वो तुलनात्मक रूप से कमज़ोर थी, मातृसत्तात्मक समाज था, जबकि उत्तर वैदिक में क्या था, देवत्व की अवधारणा अत्यधिक मजबूत हो गई थी। तो ये आप कंपेयर करके जो आप पढ़ेंगे तो ये सबसे तीसरा और सबसे आखिरी होता है जहाँ से सवाल बनाए जाते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, हड़प्पा का आपने पढ़ा और आपने पढ़ लिया किसका, तो उत्तर वैदिक का और वैदिक का। जो आपको अलग दिखेगा वही सवाल वहीं से पूछे जाते हैं। तो ये सबसे कठिन सवाल अगर बनेगा तो यहीं से बनेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछेगा इस टॉपिक से, उसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ। कहाँ पर क्या मिला है, जगह और अवस्थिति उनकी क्या है, किस नदी के किनारे है, और क्या उनमें अंतर रहा है दूसरी सभ्यताओं से, ये 3 आधारित सवाल ही पूछे जाएंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका कौन सा, तो दूसरा जो आपका टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट, वो है आपका कौन सा, तो जनपद और महाजनपद। जनपद और महाजनपद ये क्या है भाई, तो इसमें आप किसके लिए पढ़ते हैं, तो इसमें आप पढ़ते हैं भाई मगध साम्राज्य की शुरुआत होती है, भारत में अलग अलग महाजनपद बोलते हैं, इसको उत्तर वैदिक काल भी बोला जाता है। उत्तर वैदिक पीरियड है, कब से कब तक रहता है ये, 1000 बीसी से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, 600 बीसी तक रहता है। इसको कहा जाता है महाजनपद काल। इसमें आप अलग अलग देश में जो जनपद विकसित हुए, महाजनपद विकसित हुए, जिसमें अलग अलग हैं, जैसे मगध हो गया, कौशल हो गया, कौशाम्बी हो गया, अलग अलग बहुत सारे भरे पड़े में हैं, मथुरा हो गया, उसके बाद से दक्षिण भारत का भी एक जनपद है, एक ही मात्र जनपद हम पढ़ते हैं दक्षिण भारत का, उसका नाम बताइएगा। तो ये सब जो जनपद हैं, महाजनपद हैं, इसके बारे में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, कुछ नहीं, एक ही चीज़, इनकी अवस्थिति कहाँ थी और राज्य राजधानी क्या था, बस यही पूछा जाता है। राज्य राजधानी क्या था, अवस्थिति का मतलब उस समय में कहाँ पर थे और वर्तमान में किस राज्य में पड़ेंगे ये। जैसे आपसे पूछेगा कि बिहार राज्य में वर्तमान में उस समय के कितने जनपद अवस्थित थे, तो एक अंग था, एक मगध था, एक लिच्छवी जनपद भी था बिहार में ही। तो ये 3 हो गए मुख्य रूप से, लिच्छवी गणराज्य था। तो आपको यही पढ़ना है कि भाई कहाँ पर उनकी क्या अवस्थिति थी, किसी नदी के किनारे में थे क्या, और उनकी राजधानी क्या थी। अगर आप ये पढ़ लेंगे तो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी कंपेयर करके आपने उत्तर वैदिक और हड़प्पा को ऊपर ही पढ़ लिया है, तो इससे आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा इन दोनों टॉपिक से, और कुछ भी इनकी अलग नहीं होती विशेषता। बस एक ही होता है कि लौह आधारित थी, लोहा का आने से क्या हो गया, इनकी इकॉनमी थोड़ी बूस्ट हो गई, उत्पादन ज़्यादा हो गया, उत्पादन ज़्यादा होने से एकत्र होकर रहने लग गए, एक जगह रहने लग गए। अब एक जगह रहेंगे तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट भी होगा, कॉन्फ्लिक्ट होने से क्या होगा, राजनीतिक पॉलिटिकल सिस्टम क्रिएट हो जाता है धीरे धीरे, पॉलिटिकल सिस्टम क्रिएट होने से धीरे धीरे जनपद, और फिर बहुत सारे जनपद मिलकर महाजनपद का निर्माण करते हैं। बस यही इनकी खासियत है, और कुछ भी इसमें अलग नहीं है, कुछ भी नहीं। भारत का पहला शहरीकरण कब होता है, पहला होता है हड़प्पा में, शहर बनते हैं। दूसरा शहरीकरण होता है जब महाजनपद काल अपने चरम पर पहुंच जाती है, वह 600 बीसी में, जब पटना, पाटलिपुत्र, मगध के राजगृह और भी बहुत सारे शहरों का निर्माण होता है उत्तर भारत के मैदानी भागों में। ये द्वितीय नगरीकरण का दौर है। ये 2 टॉपिक आपका हो गया, जहाँ से अगर आपका सवाल पूछा तो यही पूछेगा, राज राजधानी, अवस्थिति, और ऊपर हड़प्पा के बारे में मैंने आपको बताया ही है। तीसरा जो टॉपिक है आपका जो इम्पोर्टेंट है, उसमें है बुद्ध और जैन। बुद्ध और जैन ये गारंटेड टॉपिक होता है, जिस प्रकार से हड़प्पा गारंटेड होता है, महाजनपद काल से गारंटेड नहीं होता है। लेकिन बीपीएससी में चूंकि बिहार स्पेशल जो है एंशिएंट हिस्ट्री हमारा काफ़ी स्वर्णिम रहा है, इसलिए पूछा जाता है। बुद्ध और जैन गारंटेड टॉपिक होता है, यहाँ से एक सवाल कंपलसरी है, पूछेगा ही पूछेगा। भारत के सांस्कृतिक इतिहास में पहला धार्मिक आंदोलन होता है ये, पहला धर्म सुधार का आंदोलन यहीं पर होता है।
जिस दौरान धर्म सुधार होते हैं। बुद्ध और जैन दो बड़े धर्म हैं। हालांकि उस समय आजीवक संप्रदाय और तरह तरह के विभिन्न संप्रदायों का जन्म होता है, लेकिन बुद्ध और जैन जो है इनके बारे में पूछा जाता है। महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए जो छोटे मोटे तथ्य हैं, जो बिहार स्पेशल आप लोग पढ़ते हैं, उनकी माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये सब चीज़ें पूछा जाता है आपसे। बौद्ध धर्म के अलग अलग संप्रदाय के बारे में पूछा जा सकता है। पिछली बार जो सबसे कठिन सवाल उन्होंने बिहार स्पेशल से बनाया वो था क्या, तो भाई उन्होंने वज्रयान के बारे में पूछा। वज्रयान संप्रदाय को उन्होंने किससे जोड़कर पूछा, तो उन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय से जोड़कर पूछा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय से सवाल पूछा उन्होंने वज्रयान से जोड़कर पूछा। तो ये आर्ट एंड कल्चर में भी विक्रमशिला विश्वविद्यालय जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी लिखा रहता है कि वज्रयान संप्रदाय के लिए जाना जाता था, वज्रयानों का अध्ययन केंद्र था ये। तो बस वही लाइन उसमें लिखा हुआ था। वज्रयान किसका शाखा है, तो ये महायान का ही एक अलग शाखा है जिसमें तंत्र मंत्र इंक्लूड हो जाता है बुद्धिज्म के साथ में। तो यही बस आपसे बुद्ध जैन में कंपेयर करके पूछ सकता है कि बुद्ध और जैन जो हैं वो किन किन फिलॉसफी पर समान थे और किस किस फिलॉसफी पर वो दोनों एक दूसरे से अलग थे। आत्मा परमात्मा का सिद्धांत उनका क्या था, पुनर्जन्म को मानते थे कि नहीं मानते थे, जाति प्रथा को मानते थे कि नहीं मानते थे, जाति प्रथा को लेकर जो उनके विचार हैं, ये सब चीज़ें पूछी जाती है। पहला तो यही हो गया कि बुद्ध जैन के जो नॉर्मल फैक्ट हैं कि जन्म कहाँ हुआ, कहाँ पर निर्वाण की प्राप्ति हुई, कहाँ पहला उपदेश दिया, ये सब चीज़, पहला शिष्य कौन था, अंतिम शिष्य कौन था। इसके अलावा केवल यही चीज़ पूछा जाता है आपसे विश्लेषण आधारित। एक चीज़ और पूछा जाता है इससे जो कठिन हो जाता है। अब सब सारे टॉपिक में कठिनतम सवाल पर भी तो आएंगे, वो है आपका साहित्य। बुद्ध और जैन के साहित्य से यूपीएससी के कुछ विशेष प्रेम है। बीपीएससी ने भी पिछले 2-3 बार से सवाल जो है वो एक आध सवाल कभी कभार डाले हैं। तो सेफ साइड के लिए बुद्ध और जैन से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण किताब होती हैं 10-10 करीब हैं, उनको बस एक बार पढ़ लीजिएगा। बुद्ध जैन का पढ़ लेंगे तो सही रहेगा। इसका एक और मेथड होता है कि आप यूपीएससी पीवाईक्यू ज़्यादा से ज़्यादा लगा लें, जो मैंने करवा दिया है चैनल पर यूपीएससी पीवाईक्यू में हिस्ट्री का, वहाँ से भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। जितने उसमें पूछे गए हैं अगर आप उतना भी कर जाते हैं तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा टॉपिक जो है जो बीपीएससी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे गारंटेड होता है, अभी तक 3 टॉपिक गारंटेड आएगा, तीसरा यही है। वो कौन सा है, तो वह है मगध और मौर्य। मगध में, मगध साम्राज्य में जो अलग अलग वंश हुए हैं उनके राजाओं के नाम आपसे पूछे जाते हैं, उनके काल के घटनाक्रम थोड़ा बहुत पूछ लिया जाता है। बाकी मौर्य साम्राज्य, मौर्यों में भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या, तो प्रशासन, मौर्य प्रशासन, और दूसरा अगर कला संस्कृति में बात करें तो स्तूप। ये 2 चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा पीटी एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाता है। मौर्य प्रशासन में पदों के नाम पूछे जाते हैं आपसे, मौर्य राज्य कौन कौन से थे, किस भाग में थे, उनकी राजधानी क्या थी, ये पूछा जाता है आपसे। और स्तूप या फिर उनके जो अलग अलग मौर्य काल के स्तूप के अलावा जो अलग अलग शिलालेख बने, तो स्तूप से ज़्यादा सही शब्द होगा क्या, तो शिलालेख होगा शब्द। शिलालेख अलग अलग जगहों पर जो स्थित हैं वो आपसे पूछे जाते हैं, किस शिलालेख में किस चीज़ का वर्णन है। ये सबसे कठिनतम सवाल होता है। आपको मैं बोलूँगा कि 13वां और अलग अलग जो शिलालेख है जो इम्पोर्टेंट है, कहीं पर अशोक का नाम मिला है, एक जगह जहाँ पर अशोक का प्रस्तर चित्र भी मिलता है हमें, उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। इसको लेकर भी प्रैक्टिस जब भी आप करें तो यूपीएससी पीवाईक्यू अवश्य ही करें, क्योंकि यूपीएससी भी मौर्य से गारंटेड सवाल पूछता है, हर साल ही पूछता है। तो मौर्य प्रशासन और आपको उसके साथ क्या पढ़ना है, मगध साम्राज्य के राजाओं के नाम और उसके काल में कहाँ तक क्या विस्तारित हुआ, कब राजधानी परिवर्तित हुए, किसने किस पे कब्जा किया, बस यही आपको पढ़ना होता है। ये बीपीएससी स्पेशल है, बिहार स्पेशल में ये चीज़ आप कवर कर लेंगे और वहाँ से सवाल पूछा जाता है। मौर्य प्रशासन छोड़ के मत जाइएगा, 10-15 करीब में नाम है अलग अलग पदों के, अलग अलग विभागों के, उसको ज़रूर ही पढ़ना है आपको। बाकी जो अलग अलग शिलालेख हैं जिसमें इम्पोर्टेंट जो है, जैसे अशोक के नाम वाले, उनकी अवस्थिति क्या है और उन पर क्या लिखा हुआ है, ये आपसे पूछा जाता है। अगला टॉपिक है आपका कौन सा, तो चौथा टॉपिक जो होगा वो गुप्त पीरियड है। गुप्त काल से सवाल पूछा जाता है। गुप्तों में क्या क्या पूछा है, तो कला पूछा जाता है। जैसे पिछली बार पूछा था कि ललितगढ़ का मंदिर जो है, ललितपुर का मंदिर है, या मंदिर निर्माण की पहली शैली नागर शैली में यहीं से शुरुआत ही होती है। तो आपको मंदिर निर्माण के बारे में एक सवाल पूछा है, बीपीएससी ने 68 में पूछा था। बाकी गुप्त काल की कला के अलावा गुप्त काल में जो साहित्य वगैरह का डेवलपमेंट हुआ है
क्योंकि इस दौरान कई सारे बड़े बड़े साहित्यकार थे, कालिदास जैसे बड़े बड़े साहित्यकार इसी दौरान थे। और उसके अलावा आपको प्रशासन पूछा जाता है। तो जब आप मौर्य प्रशासन पढ़ेंगे तो गुप्त प्रशासन आपका तैयार हो जाएगा, बस 2-4 नाम परिवर्तित हो जाते हैं, बाकी कुछ भी अलग नहीं है। मौर्य प्रशासन गुप्त प्रशासन में कुछ भी अलग नहीं है, बस नाम थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, बाकी कुछ भी नहीं है। यहाँ से लेकर दिल्ली सल्तनत तक, मौर्यों के बाद से लेकर दिल्ली सल्तनत तक पूरे भारत का प्रशासन एक ही जैसा रहता है, आज भी वैसा ही है। दिल्ली सल्तनत में अलग हो जाता है, बाकी केवल नाम बदले हैं, प्रशासन का तंत्र वही का वही रहता है सभी राज्यों में। तो गुप्तों में आपको कला, साहित्य और प्रशासन पढ़ना है, किस राजा के कौन से अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कला में ये भी आएगा किसके बारे में कहाँ से हमें प्रमाण मिलता है, किसने कौन सी उपाधि धारण की थी, किसके समय में हुनों का अटैक हुआ था। ये 3-4 चीज़ें पूछी जाती है। बाकी साहित्य जो प्रमुख लिखे गए उस दौरान वो, और प्रशासन पूछा जाता है आपसे। गुप्तों के बाद एक अंतिम टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री में, जो है हर्षवर्धन। हर्ष है, मौखरी वंश है, हर्ष है, जो वहाँ से आपके सवाल पूछे जाते हैं। हर्षवर्धन जो है उससे सवाल काफ़ी सारे पूछे जाते हैं। पिछले 1-2 सालों में थानेसर वगैरह का, पुष्यभूति वगैरह का भी सवाल पूछा गया है। वर्तमान के हरियाणा के हिसार के आसपास में इनका साम्राज्य था। तो हर्षवर्धन जो है एंशिएंट का अंतिम टॉपिक है। ये 6 टॉपिक हैं जहाँ से एंशिएंट हिस्ट्री में आपसे सवाल पूछा जाता है। हर्षवर्धन के समय का स्थान जरूर याद रखिएगा, स्थान याद रखना है आपको। और उसके अलावा कला साहित्य में अगर कोई योगदान है, साहित्य है मुख्य रूप से कादम्बरी वगैरह लिखे गए बाणभट्ट के द्वारा, तो वो सब आपसे पूछा जाता है। एक और छोटा सा टॉपिक है जो बिहार स्पेशल आप पढ़ते हैं, वो है पाल वंश। ये अंतिम होता है। पालों के बारे में आप मेंस में पढ़ते हैं कि पालों के समय में क्या क्या निर्माण हुआ है, क्योंकि वो आपसे पूछा जाता है मेंस एग्जामिनेशन में ही। पालों के समय में ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण होता है, अलग अलग विश्वविद्यालय का। नालंदा को भी वो लोग थोड़ा बहुत योगदान देते हैं। नालंदा का निर्माण तो गुप्त काल में ही हो जाता है। नालंदा, ह्वेनसांग, फाहियान, ये कुछ यात्री हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, पालवंश, हर्ष, गुप्त, मौर्य, बुद्ध, जैन। उसके बाद से कौन सा था एक टॉपिक, बुद्ध जैन से पहले था अपना महाजनपद और जनपद काल हो गया, और उससे पहले आपका हड़प्पा। यही एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक है जहाँ से सवाल पूछता है। इसके अलावा कहीं से कुछ भी नहीं पूछा जाता है। जो मैंने आपको डायमेंशन भी एक्सप्लोर करके बताया है कि किस किस डायमेंशन से किस टॉपिक में सवाल आते हैं, उसको भी ध्यान में रखिएगा। मेडिवल हिस्ट्री पर हम लोग आते हैं। मेडिवल हिस्ट्री में जो बीपीएससी में पूछा जाता है, ख़ास तौर से मध्यकालीन भारत जिसको बोलते हैं, इसमें जो सवाल पूछा जाता है, एक तो सवाल की मात्रा कम होती है तुलनात्मक रूप से, लेकिन 69 और 68 में कुछ सवाल ज़्यादा पूछ लिए गए थे। कहाँ से पूछा जाए, तो जो बीपीएससी का 68 बीपीएससी तक 67 तक जो ट्रेंड था वो बिल्कुल अलग था, और 68-69 का ट्रेंड बिल्कुल अलग है। ख़ासतौर से 69 का ट्रेंड तो बिल्कुल ही अलग हो गया है। तो 69 के ट्रेंड के आधार पर अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे अच्छा क्या रहेगा कि दिल्ली सल्तनत और मुग़ल पीरियड जो है इसको आप अच्छे से पढ़ें। बिहार स्पेशल से इन्होंने सवालों की संख्या कम कर दी है, मेडिवल हिस्ट्री में भी, एंशिएंट में भी और मॉडर्न में भी। हालांकि पूछे जाते हैं, आपको पढ़ना वो भी है, छोड़ के नहीं जाना है। दिल्ली सल्तनत में क्या पढ़ना है, कब किसका राज शुरू होता है, कब कौन राजा बनता है, कब से कब तक उसका टाइम पीरियड क्या है, और एक सीक्वेंस में लगा लिया कि भाई सबसे पहले कौन आते हैं, तो गुलाम वंश आता है, फिर खिलजी आता है, फिर आपका कौन सा आता है, तो उसके बाद से आपका आ जाता है तुगलक वंश आ जाता है, उसके बाद से सैयद आ जाता है, फिर लोदी वंश आ जाता है। इस प्रकार से इनका क्रम है। तो ये आपको क्रम याद में रखना है सबसे पहले। तो क्रम में फिर राजाओं के नाम आते हैं। उसके बाद क्या आता है, कुछ प्रमुख सम्राट हैं या कुछ प्रमुख सुल्तान बोला जाता था मध्यकाल में, सुल्तान है जिनके बारे में आपसे पूछा जाता है और क्या पढ़ना है वो भी। तो सुल्तान में सबसे पहला आपको इल्तुतमिश के बारे में पढ़ना है, क्योंकि पिछली बार भी बीपीएससी में पूछा गया था। इल्तुतमिश के बाद बलवन के बारे में अच्छे से पढ़ना है। बलवन के बाद आपको जो अलाउद्दीन खिलजी है उसके बारे में पढ़ना है, और उसके बाद से आपको केवल फिरोज़ शाह और एमबीटी के बारे में पढ़ना है, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज़ शाह तुगलक, इसी के बारे में केवल आपको पढ़ना है। यही 5 शासक हो गए, 5 सुल्तान हो गए जिसके बारे में आपको पढ़ना है। इनके बारे में अगर आपने पढ़ लिया तो एक भी सवाल आपका नहीं छूटेगा दिल्ली सल्तनत से, उसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ। अब क्या पूछता है इसमें, सबसे पहला पूछता है प्रशासन। जैसे पिछली बार ही पूछा था, खुद मुकद्दम चौधरी किससे संबंधित थे, एनसीईआरटी का फैक्ट है ये दिल्ली सल्तनत का सवाल था, दिल्ली सल्तनत से पूछा गया था। तो प्रशासन सबसे पहले आपको पढ़ना है। उसके बाद से पढ़ना है विस्तार।
किसके समय में कहाँ तक विस्तारित हुआ है, किसकी क्या महत्व विशेषता है। जैसे फिरोज शाह तुगलक है, उसकी उदारवादी नीतियाँ भी हैं तो कट्टर इस्लामिक नीतियाँ भी हैं उसकी, ये आपको पढ़ना है, डिफरेंस पढ़ना है। अलाउद्दीन खिलजी के समय में कहाँ तक विस्तार हुआ और खिलजी का विस्तार जो है किस मायने में अलग था, ये आपको पढ़ना होता है, विस्तार पढ़ना है। तीसरा आपको पढ़ना है वो है कला साहित्य। कला साहित्य पढ़ना है, जो छोटे मोटे निर्माण हुए हैं। जैसे सबसे पहला जो मेहराव बना है वो बलबन के मकबरे में हमें दिखता है। इल्तुतमिश के समय क्या बना है वो आपको बताना है। कुतुब मीनार हो गया, अलाई दरवाज़ा हो गया, उसके बाद से कुछ मस्जिदों का निर्माण हुआ है, 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण हुआ है, पुराना किला का निर्माण हुआ है। तो ये आपको पढ़ना है, कला साहित्य पढ़ना है, विस्तार पढ़ना है और प्रशासन पढ़ना है। प्रशासन में क्या क्या पढ़ने हैं, जैसे सैन्य विभाग की स्थापना बलबन ने की। सेनाओं को दाग हुलिया और बाकी जो चीज़ें हैं वो किसने शुरू करवाया, पैसा देकर, मतलब वेतन के आधार पर सेना रखना शुरू किया, अलाउद्दीन खिलजी ने समय में रखना शुरू किया। तो ये आपको पढ़ना है कि किसके समय में क्या मुख्य सुधार हुए थे, ठीक ना। प्रशासन, विस्तार और कला साहित्य। कला में भी वास्तुकला को अच्छे से पढ़िएगा। साहित्य में 2-4 किताबें हैं, उसको केवल पढ़ने हैं आपको, बाकी आपको ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। कहाँ से इसको कंप्लीट करें, सबसे पहला सोर्स इसका भी रखिए UPSC PYQ, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे हिस्सों को कंप्लीट किया गया। दूसरा है BPSC PYQ, और घटना चक्र से अगर आप MCQ लगाते हैं तो उससे भी आपका मध्यकाल का एक भी सवाल नहीं छूटेगा, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन। UPSC PYQ और घटना चक्र का MCQ लगाते हैं तो एक भी सवाल नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ। एक भी सवाल नहीं छूटेगा, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन, एक भी नहीं छूटेगा, ठीक है। तो ये हो गया दिल्ली सल्तनत का। बाकी मुग़ल एरा है, मुग़ल एरा से थोड़ा सा ज़्यादा सवाल पूछा जाता है तुलनात्मक रूप से अगर हम लोग करें। इसमें तो सारे ही जो बड़े राजा हैं, चाहे वो बलबन से, आप किससे शुरू करें, बाबर से शुरू करके औरंगजेब तक आइएगा, वहीं तक मुख्य रूप से पढ़ना है। उसके बाद का जो उत्तर मुग़ल शुरू होता है वहाँ से सवाल नहीं के बराबर पूछे जाते हैं। इसमें बिहार स्पेशल का स्कोप है। जब अकबर ने 1580 के आसपास, हाँ 1580 के आसपास बिहार को राज्य बना लेता है अटैक करके, तो उससे संबंधित कुछ सवाल पूछे जाते हैं आपसे। बिहार में मुग़लों का विस्तार जो है, कौन वहाँ पर शासक रहा था, ये बिहार स्पेशल का 2 पेज का मेडिवल हिस्ट्री है। KBC नैनो में भी है, दृष्टि वाले बिहार स्पेशल में भी है, क्राउन में भी है। उसको एक बार पढ़ना है, केवल एक ही बार पढ़िएगा, बाकी BPSC PYQ लगा लेंगे तो उससे भी इनफ हो जाएगा। शेरशाह सूरी जो है वो बिहार में मध्यकाल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुग़ल एरा में बाबर के बाद शेरशाह सूरी का भारत पर राज हो जाता है, हुमायूं को भगा देता है वो। तो जो विभिन्न युद्ध हुए हैं मुग़लों में, क्या है, दिल्ली सल्तनत में विभिन्न बड़े बड़े युद्ध नहीं है, मुग़लों के समय में अलग अलग युद्ध हैं, वो आपको पढ़ना है कि अकबर ने कौन से बड़े युद्ध लड़े, हुमायूं ने कौन से बड़े युद्ध लड़े, वो आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको युद्ध केवल औरंगजेब के समय में दिखता है, बीच में आपको बड़े युद्ध नहीं दिखता है। अकबर ने भी शुरुआत के समय में ही लड़े, बाकी अकबर, जहांगीर और शाहजहां का जो कालखंड है उसमें कोई बड़े युद्ध नहीं है। बड़े युद्ध फिर आपको औरंगजेब के समय मिलेगा, जब औरंगजेब एक तो मराठों से लड़ता है, दक्षिण में उसकी लड़ाइयाँ होती हैं दक्कन के क्षेत्रों में, और उसके बाद वो सत्ता के लिए जो लड़ता है अपने भाइयों से, उस युद्ध के बारे में पूछा जाता है आपसे। बाकी मुग़लों का कला तो सबसे आसान है, वो तो सारे आपको याद ही होंगे। इसके दौरान, अकबर के दौरान और जहांगीर के दौरान, जैसे चित्रकला है, जहांगीर के दौरान ये पूछा गया है, अकबर ने चित्रकला की फैक्ट्री स्थापित की, ये पूछा गया है। कुछ महान चित्रकार हुए हैं, कुछ महान रचनाएं हैं, यानी कि मुग़ल कला जो है ये काफ़ी अच्छे से पढ़ना है आपको। कला साहित्य, जैसे अकबर के समय में ट्रांसलेशन को लेकर एक अलग विभाग ही था, जिसने महाभारत और भारत के बड़े बड़े महान ग्रंथों का अनुवाद किया गया, ये आपसे पूछा जाता है। तो मुग़ल का मैंने आपको बता दिया। प्रशासन दिल्ली सल्तनत जैसा ही है, बस नाम बदल जाता है। तो कला साहित्य आपको पढ़ना है और युद्ध पढ़ना है। 3 टॉपिक आपको पढ़ने हैं इसमें। कौन कौन सा, एक प्रशासन पढ़ना है, दूसरा कला साहित्य पढ़ना है। कला में वास्तुकला आपको पता ही होगा कि भाई दिल्ली का जामा मस्जिद हो गया, आगरा का किला हो गया, उसके बाद से ताजमहल हो गया, ये सब किसने बनवाया, ये सब आपको पता होगा। इसमें कुछ भी नहीं है। तो बिहार GK से भी GK में पढ़ते हैं बचपन में। साहित्य थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन PYQ में ये भी आपको मिल जाएगा। तीसरा आपको पढ़ना है युद्ध, जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो ये एंशिएंट और मिडिवल में यही टॉपिक होते हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है सवाल। इसके अलावा कहीं से कुछ भी सवाल नहीं पूछा जाता है, इसलिए इसको अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा। 15 में से एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा, थोड़ा सा भी अगर इसको ध्यान दे देंगे तो। अगले वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का भी पढ़ेंगे।
अब ये सबसे अच्छा है कि भाई अंतिम समय में प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट क्या रहेगा, तो जहाँ से आपने प्रैक्टिस किया है सबसे पहले तो उसको रिवीजन कर लीजिए, वो ज़्यादा सही रहेगा। जहाँ से भी किया है आपने, मैंने बहुत पहले ही बता दिया था कि रिवीजन जो नहीं कर पाएंगे अंतिम समय में, वो कितना भी प्रैक्टिस कर रहे हैं कोई मायने रखता ही नहीं है। सबसे पहला तो रिवीजन ही करना है जहाँ से जो भी किया है उसका। लेकिन अभी तक अगर सही से नहीं पढ़ा है एंशिएंट मिडेवल, तो सबसे प्राइमरी सोर्स जो अब आपका होना चाहिए वो है PYQ। PYQ कौन सा? तो एक है UPSC PYQ जो आपको कंपलसरी करना चाहिए। BPSC PYQ करें, अवश्य ही करें, और घटना चक्र के MCQ कर लें। एंशिएंट मिडेवल के एक एक MCQ और उसके एक्सप्लेनेशन, एक भी सवाल गलत नहीं होगा आपका BPSC में, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन। जब मैं ये बोल रहा हूँ, मैं कभी किसी चीज़ का जल्दी गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि कहाँ से सवाल पूछे जाते हैं एंशिएंट और मिडेवल में। कन्फ्यूज नहीं होंगे जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे। 3 ही सोर्स रखिएगा। घटना चक्र MCQ में आपको BPSC PYQ भी इंक्लूड ही मिल जाएगा। बिहार स्पेशल के MCQ अगर आपको करने हो तो BPSC PYQ आप प्लेलिस्ट अपलोड है अपने चैनल पर, वहाँ से भी कर सकते हैं। UPSC PYQ मैंने एंशिएंट मिडेवल का कंप्लीट मॉडर्न का भी करवा दिया है। घटना चक्र MCQ अपने चैनल पर भी हुआ पड़ा है। ये 3 ही सोर्स अगर आप रखेंगे एंशिएंट मिडेवल का तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अंत समय मैं आपको नहीं बोलूँगा कि आप NCERT पढ़िए, शुरुआत में ही पढ़ना चाहिए था आपको, अब मत पढ़िएगा, समय ही नहीं है। आप प्रैक्टिस कीजिए इससे ज़्यादा से ज़्यादा, 2 बार 3 बार इसको लगा लेंगे, एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा, उसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ। अगले वीडियो में हम लोग मॉडर्न का पढ़ेंगे, उसके बाद से पॉलिटी का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूंगा, इकोनॉमिक्स का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।